आखिर काफी प्रयासों के बाद वो दिन आ ही गया जब बिना बोली लगाए ही वेदिका की शादी तय हो गई। लेकिन उसके अपने गांव क्या उस राज्य से बाहर। लड़का काफी अच्छा था, छोटा परिवार था जो वेदिका को चाहिए था। और शादी वाले दिन दुल्हा दुल्हन को देखकर लोगों के मुंह से निकल ही गया, रब ने बना दी जोड़ी। काफी धूमधाम से लाखों खर्च करके उसके भाई भाभी और पूरे परिवार ने वेदिका की शादी कर दी। वो वेदिका विदा हो गई अपने घर से हरियाणा के लिए। लेकिन कोई नहीं जानता था कि यह शादी जिंदगी के नहीं बल्कि वेदिका के लिए मौत के दरवाजे खोलेगी। लड़के वालों ने वैसे तो कोई मांग नहीं रखी थी, लेकिन चूंकि लड़का घर का इकलौता था तो कहते हैं ना कि सारे अरमान पूरे होने चाहिए। अरमान पूरा करते करते कब वह उनके नाक का विषय बन जाता है यह पता ही नहीं चलता। और वेदिका के घर वाले चलो ये भी ठीक है कहकर सब कुछ करते जाते। आज तक मुझे एक बात समझ नहीं आई कि लड़के को उसके मायके से इतना सामान क्यों दिया जाता है। क्या लड़के वालों के घर में नहीं होता, या लड़के वाले यह सब खरीदने का सामर्थ्य नहीं रखते। मैं अपने सभी पाठकों से हाथ जोड़कर निवेदन करती हूँ कि इसे कतई भी व्यक्तिगत लेने की गलती ना करें। वेदिका को भी सभी दुल्हन की तरह हर चीज से भरा पूरा करके भेजा गया। घर गृहस्थी के सभी सामान की सूची उन्हें पकड़ा दी गई कि यह अमुक सामान वेदिका को दिया जा रहा है। लेकिन यह भी सत्य है कि लालच बला है। लड़के के पिता वैसे तो देखने में बड़े सज्जन व्यक्ति थे, क्योंकि उन्होंने वेदिका के भाई से कहा, देखो बेटा, कुछ लेने से ना तो हम अमीर हो जाएंगे और ना देने से गरीब। बात तो सही थी, लेकिन फिर भी छोटी छोटी चीज से ही लड़के वालों का स्वाभिमान टकरा जाता है। यकीन मानिए, ऐसा सिर्फ यही नहीं बल्कि हर शादी में देखा जा सकता है। शादी की तैयारियां पूरी होने के बाद एक दिन लड़के के पिताजी का फोन आता है कि बेटा, सब तो ठीक है, हम ये कह रहे थे कि अगर ये एसी आप अभी ना देकर लड़के के लिए 2 पहिया गाड़ी कर देते, आखिर बैठेगी तो आपकी वेदिका ही। एसी आप बाद में कर दीजिएगा। यह बात भी मान ली गई और वेदिका को उसके पसंद की गाड़ी दे दी गई। रात आ गई शादी की, यानी कि बारात दरवाजे पर आ गई और वेदिका के जयमाला का वक्त हो गया। वेदिका के घर वालों ने हर तरह से शानो शौकत से शादी की तैयारियां की थी। बारात दरवाजे पर थी और वेदिका की मां लड़के और परिवार वालों का स्वागत करने के लिए थाल लेकर खड़ी थी। बारात आई और सभी ने बड़े जोर शोर से स्वागत किया। तिलक लगाया गया और मिलन थमाया गया। मिलन यहाँ एक लिफाफा होता है जो सभी बारातियों को पकड़ाया जाता है, जिसमें कम से कम 501 रुपये दिए जाते हैं। बारात अंदर आई, दुल्हे को कंधों पर उठाकर भाई लोग ले आए और स्टेज पर बिठाया। अब बारी थी वेदिका की, यानी दुल्हन आगमन की। वेदिका बहुत नर्वस थी कि वह कैसे इतनी भीड़ में जाए, तो वेदिका की छोटी भाभी ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, मैं हूं ना, चलिए, मैं आपका हाथ नहीं छोड़ूंगी। अब वेदिका के अंदर थोड़ा साहस आया और वह अपनी छोटी भाभी का हाथ पकड़े हुए ही स्टेज तक आई। वेदिका अपनी भाभी का हाथ नहीं छोड़ रही थी। उसने बड़ी ही चालाकी से वेदिका का हाथ ऋतुराज के हाथ में थमा दिया। अब तो वेदिका हाथ छुड़ा भी नहीं सकती थी। उसने अपनी भाभी की ओर देखा तो उसने पलकों को झुकाकर आश्वस्त किया कि मैं हूं, और अब तो साथी वही है। ऋतुराज का हाथ थामकर उसने शर्म से पलकें झुका ली और फिर जयमाला की रस्म होने लगी। जयमाला के बाद ही आशीर्वाद समारोह और फिर साथ ही खाना पीना। वेदिका की तरह ही मंडप को भी दुल्हन की तरह सजाया गया था। क्या खूबसूरत रात थी। सब नवविवाहित जोड़े को देखे जा रहे थे, लेकिन कोई ये नहीं जानता था कि वेदिका को नजर उसी के ससुराल से लगेगी। वेदिका की माँ आंखों में आंसू लिए रस्मों के लिए किसी तरह खुद को तैयार कर रही थी, और यही नज़ारा कुछ पिता की आंखों में भी देखा जा सकता था। क्योंकि लड़के वालों के यहाँ सिर्फ फेरे पड़ने को ही शादी की रस्म मानी जाती थी, इसीलिए उन लोगों को कुछ ज़्यादा पता नहीं था। और यहाँ तो कई सारे रस्मों के कारण वेदिका के पिता के माथे पर सिकन बढ़ रही थी। लड़के को मंडप में लाया गया।
पिता पहले से तैयार थे रस्मों रिवाजों के साथ और पंडित जी अपनी पोथी के साथ। एक बात जो वेदिका की भाभी को परेशान कर रही थी कि वेदिका के ससुर बार बार यह कह रहे थे कि बेटी जल्दी से बस फेरे पड़वा दीजिए, हमारे वहाँ तो उसी को शादी मान ली जाती है। घर की बहू होने के नाते उसे तो अपनी ओर से सारे फर्ज निभाने थे और सभी का मान भी रखना था। वेदिका पीली साड़ी में बहुत खूबसूरत लग रही थी और अब शुरू हुआ रस्मों का सिलसिला। शायद आपने भी सुना, यहाँ नाव को बुलाकर लड़की की आंखों को बंद करके नाखून कटवाना और फिर लड़के के भी। उसके बाद कन्या निरीक्षण, यानी कि पति के बड़े भाई के द्वारा कन्या का निरीक्षण किया जाना और फिर तोहफे देना और ऐसी बहुत सारी रस्में। फिर आई बारी 7 फेरों की और सिंदूर पड़ने की। रस्मों रिवाजों के बीच ना जाने कब रात बीत गई और फिर सिंदूर पड़ गया और इस तरह वेदिका हो गई ऋतुराज की। अब समय हो चुका था विदाई का। गाहे बगाहे भाई हो या भाभी या माता पिता, सभी की आंखें आंसू से सजी थी और कोई छुपकर तो कोई किसी के कंधे पर सर रखकर रो रहा था। विदाई का पहर भोर का था, क्योंकि यह भी एक रस्म ही थी कि वेदिका पर सूरज की किरण ना पड़ने पाए और वह अपने ससुराल पहुंच जाए। आखिर वेदिका विदा हो गई और सामानों की गाड़ी भी पीछे पीछे भिजवा दी गई। अब वेदिका दुल्हन बनकर अपने ससुराल पहुंच गई थी। सच कहिए तो वेदिका के परिवार यानी ससुराल पक्ष के पास अपना घर नहीं था, किराए का था। खैर कोई बात नहीं, वो भी हो ही जाएगा कभी ना कभी। ससुराल में होने वाले रीति रिवाजों में चौथे दिन का दिन महत्वपूर्ण था। उस दिन दुल्हन को तैयार करके घर में पूजा करवाया जाना था और फिर चूल्हा छूना था। चूंकि वेदिका उस घर की इकलौती बहू थी और अपने घर की इकलौती बेटी भी, इसीलिए कुछ अरमान तो उसके भी थे। वेदिका के भैया भाभी को वेदिका को दिए जाने वाले जेवर पहले ही घर जाने पर दिखाया गया था, लेकिन धोखा वहां हुआ जब उन्हें यह नहीं बताया गया था कि जिसे वह सोने का समझ रहे हैं वह सोना नहीं बल्कि धातु मात्र है। यह बात जब वेदिका के घर वालों को पता लगी तो उन्हें बहुत बुरा लगा। वेदिका की भाभी इस बात के लिए खुद बात करना चाहती थी, लेकिन घर वालों ने रोक दिया, यह कह के कि इसके वेदिका की शादी पर असर पड़ सकता है। खैर शांत रह गई, लेकिन यह तो अभी सिर्फ शुरुआत थी। वेदिका जिस घर में गई थी वहां दिन के खाने की व्यवस्था रात में और रात की व्यवस्था दिन में करने जैसा काम होता था। वेदिका ने अपने पास जमा सारी पूंजी अपने घर में व्यवस्था करने में लगा दी, और वो भी उस घर में जो कि किराए का था। वेदिका की सास ने यह नहीं समझने की कोशिश नहीं की कि अगर वेदिका उस घर में अकेली है तो उसे खाने पीने के लिए कुछ तो चाहिए होगा, लेकिन नहीं, अलग किचन की व्यवस्था करते ही उन्हें यह लगने लगा कि वेदिका आते ही घर में 2 चूल्हे करा रही है। वेदिका ने कुछ नहीं कहा और अपने लिए व्यवस्था करके वहीं रहने लगी और अपनी जिंदगी वैसे ही जीने लगी जैसे वहाँ के लोग चाहते थे। उसकी जिंदगी कुछ ऐसी हो गई थी कि वह एक घर से दूसरे घर बस काम करके बीत रही थी। लेकिन वेदिका की शादी के 1 हफ्ते बाद भी ना कहीं बाहर घूमने गए, ना ही हनीमून की कोई बात और ना ही कोई तोहफा। ये बात वेदिका को पसंद नहीं आ रही थी, लेकिन उसने अपने पति से कोई नाराजगी नहीं जताई। वेदिका ने जिंदगी से समझौता कर लिया था और वैसे ही रहने लगी थी। कुछ समय बीतने के बाद ही वेदिका को लगने लगा था कि उसके पति काम पर नहीं जा रहे हैं और उससे झूठ बोला जा रहा है। तो उसने पता करने की कोशिश की तो उसे पता चला कि वह काम पर ना जाकर इस घर से लंच ले जाकर उस घर पर जाकर बैठ जाते हैं और उससे झूठ बोल रहे थे कि वह काम पर जा रहे हैं। यह सच पता चलते ही वेदिका सच जान चुकी है। ऋतुराज ने बहाने बनाना शुरू कर दिए कि मैं तुम्हें बताने वाला था, लेकिन कब ये नहीं पता। इधर पैसे की परेशानी घर में कुछ ज़्यादा ही दिखाई देने लगी थी, इसीलिए वेदिका खुद ही जॉब ढूंढने की कोशिश करने लगी और जल्द ही उसे प्राइमरी टीचर की जॉब मिल भी गई। उधर ऋतुराज ने भी किसी तरह दूसरी जॉब ढूंढ ली और अब घर चलने लगा था। यह बात जो कि वेदिका ने अपनी भाभी से कही थी कि ये लोग कहते हैं कि यहाँ खानदान में जिसके भी इकलौते लड़के हैं
उनके ससुराल से उनको घर मिला है रहने के लिए। अब ये बात पता नहीं किसके मन की उपज थी, लेकिन वेदिका की भाभी तक और फिर घर तक पहुंचाई गई थी। चूंकि वेदिका के ससुराल वालों को जितना कुछ दहेज में मिला था वह रखने की शायद जगह नहीं थी, इसीलिए अब घर की व्यवस्था भी घर वाले करके दें। लेकिन यह बात घर वालों के साथ साथ वेदिका की भाभी को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। धीरे धीरे ही सही उनके मांगने की शुरुआत हो गई थी, और शायद इसमें कहीं ना कहीं वेदिका की सहमति भी थी। वेदिका इस बात से अनजान थी कि उसके या उसके ससुराल की यह मांग कहीं ना कहीं उसके ऊपर और उसके परिवार के ऊपर बहुत भारी पड़ सकती थी। वैसे ही बात करते करते ही वेदिका कुछ न कुछ बातें अपने घर वालों को बताती रहती कि यहाँ खर्च हुआ है या वहाँ जाने की बात हो रही है आदि। वेदिका ने जो जॉब अपने लिए ढूंढी थी उससे वह अपने लिए कुछ पैसे इकट्ठा करना चाहती थी ताकि वह ज़रूरत पड़ने पर अपने लिए कुछ कर सके। लेकिन उसके ससुराल वालों को लगता था कि वह पैसे भी किसी न किसी बहाने से वेदिका से खर्च करवा लो। एक दिन वेदिका के पति ने कहा कि अरे, तुमको पहले सैलरी मिली है स्कूल से, कुछ ले आओ सबके लिए गिफ्ट वगैरह, कुछ तो तुम्हें करना चाहिए। वह सैलरी महज 5,000 रुपये की थी। अब वेदिका समझने लगी थी कि उसके पास पैसे नहीं बचने वाले, और उसने बहाने करते करते ही घर में कुछ खाने का सामान मंगा दिया। वेदिका अपने परिवार के लिए सब कुछ कर रही थी, लेकिन फिर भी उनके अंदर का कुआं और मन भरने का नाम नहीं ले रहा था। एक दिन शाम के टाइम वेदिका के पति की कॉल आई और वह शिकायती लहजे में शुरू से बात करने लगे वेदिका के भाई से। उनका सीधा सीधा ने कहने का तरीका वेदिका की भाभी समझ रही थी कि आप लोग कुछ दिन के लिए वेदिका को घर बुला लीजिए। लेकिन वेदिका सीधा अपने घर बिहार नहीं जाना चाहती थी, इसीलिए उसके भाई से कहा जा रहा था कि आप वेदिका को आकर ले जाइए। लेकिन समस्या यह थी कि वेदिका के भाई भाभी दोनों ही घर से बाहर जॉब पर रहते हैं, इसीलिए वेदिका अकेली हो जाएगी। खैर, शिकायत करके और बातें करके फ़ोन कट गया। उसी शाम घर आने पर जैसे ही वेदिका ने अपने पति से इतना कहा कि उसका मंगलसूत्र टूट गया है, उसको बनवा दे, तो उसने ना जाने क्यों उसे खींचकर एक तमाचा जड़ दिया, जिसका अंदाज़ा बिल्कुल भी नहीं था वेदिका को। कुछ देर तक तो उसे यह भी नहीं समझ आ रहा था कि उसने ऐसा क्या कह दिया या कर दिया कि ऋतुराज ने ऐसे रिएक्ट किया। उसके बाद गुस्से से आग बबूला ऋतुराज ने कहा, कुछ भी काम तुमसे खुद से नहीं होता, सब मैं ही करूं। इतनी अनपढ़ तो नहीं हो तुम कि इतना नहीं कर सकती। लेकिन बोलने से पहले उसने यह नहीं सोचा कि अभी शादी करके आए ही उसे कितने दिन हुए हैं, और वह साथ लेकर उसे कहा गया है कि उसे दुकान भी पता हो। वेदिका सोचती रही और अनायास ही उसके आंसुओं की बूंदें लुढ़क कर गालों को भिगोने लगी। उसे रोता देखकर भी ऋतुराज ने उससे माफ़ी नहीं मांगी और ना कुछ बोला, बस इस घर से उस घर चला गया और चुपचाप खाना खाया और फिर आकर सो गया। रात बीत जाने के बाद भी सुबह उसने वेदिका से बात नहीं की। शायद उसे यही लग रहा था कि उसने जो किया यही सही किया, या मर्द को ऐसा ही हक है। लेकिन वेदिका ने ही गुस्से में पूछ लिया कि आखिर मैंने ऐसा क्या कह दिया था कि आपने मुझे इस तरह थप्पड़ मारा। ऋतुराज के पास कोई जवाब नहीं था, लेकिन उसने सिर्फ बहाना बना दिया कि कल किसी कारण वह गुस्से में था और वो गुस्सा तुम्हारे ऊपर उतर गया। फिर भी उसने अपने मुंह से एक सॉरी बोलना ठीक नहीं समझा। वो सीधा ऑफिस चला गया। उसे यह बात बिल्कुल भी समझ नहीं आई और उसका एक हफ्ता यूं ही इन्हीं सब बातों में बीत गया। कुछ दिन बाद पता चला कि उसके साथ एक उम्मीद जुड़ रही है और अब उसे खुश रहना चाहिए। इस खुशी को महसूस करने पर अपने घर के हालात को देखकर ना जाने क्यों वेदिका का मन भर आया और वह फिर एक बार खुल के रोने लगी। उस समय कोई नहीं था उसे गले लगाकर चुप कराने वाला। खैर, शाम हो गई। उदास मन में कहीं ना कहीं हलचल हो रही थी कि घर में कैसे बताए इस बात को और किससे बताए पहले।
उसने अपने पति को ही सबसे पहले ये बात बताई कि आपके घर एक जिम्मेदारी आ रही है, लेकिन उसे यह बात समझ नहीं आई। तो उसने कहा, गोल गोल घुमाने की ज़रूरत नहीं है, सीधा सीधा बोलो क्या बात है। तो उसने भी बोल दिया, तुम पापा बनने वाले हो। इतनी खुशी की बात सुनकर ऋतुराज खुश तो जरूर हुआ, लेकिन वह खुशी कहीं नजर नहीं आई जो वेदिका देखना चाहती थी। उसने तुरंत ही फोन करके अपने सास ससुर को भी वहीं घर बुला लिया और यह खुशखबरी सुनाई। खुश तो सभी हो गए, लेकिन उनके ससुर ने तुरंत कह दिया, तो अब तुम स्कूल नहीं जाओगी पढ़ाने। ऋतुराज बोला, अभी तो शुरू किया था, इतनी जल्दी छोड़ दोगी। उन्हें वेदिका का जिस तरह ख्याल रखना था, उसमें यह बात तो कतई नहीं आनी चाहिए थी, लेकिन उन्हें उसकी सेहत से ज़्यादा आने वाले 5,000 रुपये दिख रहे थे, जो अब आना बंद हो जाएंगे। अब वेदिका की जद्दोजहद इस बात को लेकर थी कि क्या वह वहाँ सकुशल रह सकती है, जहाँ उसे 2 मंजिल चढ़कर आना जाना था और काम भी करने थे। इसके पीछे सोच तो उनके सास ससुर भी चुके थे कि कोई घर से कॉल करे तो कह दिया जाए कि आकर ले जाओ इसे यहाँ से। लेकिन बिल्ली के गले में घंटी बांधे कौन वाले हालात थे। वेदिका बिहार जाना नहीं चाहती थी और उसके भैया भाभी के पास कोई देखभाल करने के लिए भी तो नहीं था। तो वेदिका अब जाए तो जाए कहाँ और कैसे। इधर वेदिका के ससुराल वाले इंतजार कर रहे थे कि कोई घर से फोन करे तो कहा जाए कि आकर ले जाए वेदिका को। अब इधर वेदिका के भैया भाभी परेशान थे कि वेदिका को ज्यादा मेहनत नहीं करनी है, आखिर उनके घर भी तो खुशखबरी आई थी। लेकिन रोजाना ऑफिस की वजह से वह वेदिका को अपने पास नहीं बुला पा रहे थे। वेदिका ने जब अपने पति से कहा कि मुझे बिहार पहुंचा दो, तो उसने सीधे सीधे शब्दों में कह दिया कि उसके पास टाइम नहीं है, अपने भैया से कॉल करके कह दो कि वह आकर ले जाए तुम्हें। इस बात से वेदिका को बहुत बुरा लगा, तो उसने भी कह दिया कि मुझे कहीं नहीं जाना है, जो है वो यहीं है, मैं नहीं जाऊंगी यहाँ से कहीं भी। अनकहे शब्दों में कहीं ना कहीं ये पता चल रहा था कि अभी ऋतुराज इस जिम्मेदारी के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था, लेकिन टेस्ट करवाने और वेदिका पर आरोप पड़ने के लिए वह बिल्कुल तैयार था। उसका हमेशा का कहना था कि तुम्हें थायराइड है तो तुम मोटी हो, और कुछ भी हो उसके मन में आ जाए। लेकिन अब तो घर में आने वाले मेहमान की चर्चा होने लगी थी। वेदिका की सास और ससुर वेदिका को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। उन्हें कहीं ना कहीं लगने लगा था कि वेदिका अपनी भाभी की तरह स्टेबल जॉब नहीं करती, उतने पैसे नहीं कमाती, और अब एक जिम्मेदारी यानी एक और खर्च कैसे उठा पाएगा ऋतुराज। शादी के समय परिवार वालों ने झूठ बोला कि हम साल भर के अंदर अंदर ही अपना घर ले लेंगे, और अभी इसकी कहीं कोई सूरत नजर नहीं आ रही थी। वेदिका घर को लेकर कुछ ज्यादा ही परेशान थी, क्योंकि आए दिन घर खाली करने को लेकर चिकचिक होती थी। उधर ऋतुराज की जॉब से कोई खास आय नहीं होती थी, और अब वेदिका ने भी स्कूल जाना छोड़ दिया था। कुल मिलाकर घर में पैसों को लेकर किचकिच होना लाजमी हो गया था। अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं था कि उनके पास 4 लोगों के परिवार को चलाने के लिए पैसे नहीं थे, लेकिन उन्हें चिंता बस इस बात की थी कि कहीं से ढेर सारा पैसा नहीं आ रहा है, जिससे वे लोग सुनिश्चित हो सके। एक दिन वेदिका के ससुर ने उससे कहा, ऋतुराज सोच रहा था कि वे यहीं एक दुकान खोल ले और माल भर के चलाए, क्योंकि उसके जॉब में कोई कमाई नहीं हो रही है। और अब बेटा मेरी भी उम्र हो गई है, तो मैं बस दुकान पर बैठ जाया करूँगा, बाकी वह खुद करेगा। वेदिका ने बात सुन तो ली, लेकिन उसे उससे कहे जाने का आशय नहीं समझ आ रहा था। फिर उन्होंने सीधा सीधा कह दिया कि क्यों ना तुम अपने पिता या भाई से कोई 2 लाख रुपये मांग लो, आखिर तुम्हारे भाई भाभी दोनों कमाते हैं तो उनके पास तो होगा ही, फिर पैसा आते ही लौटा देंगे, कोई हमेशा के लिए थोड़े ही मांग रहे हैं। उसने काफ़ी सोचने के बाद आखिर यह बात अपनी भाभी और फिर भाई से कही कि ऋतुराज ऐसा करना चाहते हैं, और पापा ने भी यही कहा है कि वो पैसा लौटा देंगे, पैसा जब आने लगेगा।
आखिर घर वालों के काफी मंथन के बाद तीनों भाइयों ने मिलकर किसी तरह 2 लाख की व्यवस्था की, लेकिन गलती यह कर दी कि यह रुपया उन्होंने कैश में ऋतुराज को पकड़ा दिए, जिसका कहीं कोई लिखित हिसाब नहीं था। और फिर वेदिका से लेकर पूरे परिवार को ये लगने लगा कि अब ऋतुराज अपना बिजनेस स्टार्ट कर लेगा तो कम से कम एक जरिया हो जाएगा आय का, और वेदिका की परेशानी अब दूर हो जाएगी। लेकिन होना तो कुछ और ही था। 2 लाख रुपये इकट्ठा मिल तो गए थे, लेकिन इनके पास कोई भी योजना नहीं थी। दुकान किस चीज़ की खोलनी है या बिजनेस किस चीज़ का स्टार्ट करना है, और दुकान कहाँ लेनी है। पैसा हाथ में आ गया था तो अब घर में पैसे की कमी दूर होने लगी थी। अब किसी बात को लेकर चिक नहीं होती थी और किराए के लिए भी कोई नहीं टोकता था। लेकिन वेदिका देख रही थी कि पैसे बजाय दुकान खोलने में खर्च होने के हर रोज कुछ नया करने में खर्च होने लगे थे। यह बात वेदिका को कहीं न कहीं खाए जा रही थी कि पैसा गलत तरीके से खर्च हो रहा है। तो उसने ही अपने पति से पूछ लिया कि दुकान कहाँ मिली और क्या करना है आगे। उसके सवाल करने पर ऋतुराज के तेवर तीखे हो गए। उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे वेदिका उससे मिले हुए पैसों का हिसाब मांग रही है। उसकी इस बात से उसके पति ने जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया और सारा मोहल्ला सर पर उठा लिया। अभी तो वेदिका किसी तरह शांत रह गई, लेकिन वह जानती थी कि वह पैसे खर्च हो जाएगा और ये लोग कुछ नहीं करेंगे। अपने मायके बात होने पर यह खबर उसने अपने घर वालों को दे दी और यह भी कह दिया कि आप लोग पूछिए कि दुकान कहाँ लेने का इरादा है और किस चीज़ का बिजनेस शुरू हो रहा है, क्योंकि पैसा ऐसे ही घर में खर्च हो रहा है। घर वालों ने भी वेदिका की बात मान ली और बात बात में पूछने पर पता चला कि हाँ, इलेक्ट्रॉनिक के आइटम्स का बिजनेस शुरू करना है। और अभी तक दुकान जो देखी गई है उसमें 1.5 लाख की पगड़ी यानी किराया देना पड़ रहा है, और उसके अलावा इतना तो है भी नहीं कि सामान मंगवा कर दुकान में रखा जा सके, और 50,000 खर्च हो गए सो अलग से, और अभी पैसों की व्यवस्था की जा रही है, तब जाकर बिजनेस शुरू हो पाएगा। पैसा इकट्ठा होना तो दूर, जो पैसे इन्हें दिए गए थे वह भी खर्च होते नजर आ रहे थे। आखिरकार आधे पैसे खर्च हो गए और दुकान हाथ लगना तो दूर, अब तो किराया भी नहीं भर पा रहे थे। एक दिन वेदिका को उसके सास ने सलाह दे डाली कि तुम पास में ही कहीं पढ़ाना शुरू कर दो, और ऋतुराज भी तो प्रयास कर रहा है, कुछ पैसे इकट्ठा हों तो जाकर दुकान मिले। वेदिका के इस सवाल पर ये पैसे सारे खर्च कहाँ हो गए, यह बात उसके ससुर और पति को नागवार गुजरी, और फिर उसने वेदिका पर हाथ उठा दिया। अब तक बहुत कुछ सह लिया था वेदिका ने, बार बार ऋतुराज का उसे झिड़कना और डांटना, और अब तो बात बात पर हाथ उठाना। वेदिका ने अकेले में ही सही सीधे सीधे उसे छोड़कर चले जाने की धमकी दे दी और वापस ना आने की भी सुना दी। लेकिन इस बात का ऋतुराज पर कोई असर पड़ने वाला नहीं था। उसने तो खुशी खुशी कह दिया कि चली जा, ना जान छूटेगी मेरी। ऋतुराज शादी से पहले तक ही और किसी से आने जाने पर ही वेदिका का प्यार दिखाता था, और अब वेदिका इस बात से वाकिफ हो चुकी थी। लेकिन वेदिका को उसकी जिंदगी में इतनी जल्दी आगे आने वाले तूफान का अंदाजा बिल्कुल भी नहीं था। धीरे धीरे वक्त बीतता गया, लेकिन ना तो वेदिका के मायके से कोई उसे लेने आया और ना ही ससुराल से कोई उसे मायके पहुंचाने गया। ऋतुराज ने अभी तक अपना कोई बिजनेस शुरू नहीं किया था और ज्यादा पैसे भी उसके पास अब नहीं बचे थे। इंसान का दिमाग कब कौन सा षड्यंत्र रच रहा हो, आप उसके कितने भी करीब क्यों न हो, उसके अंदर झांक कर पता नहीं लगा सकते, जब तक कि उसके मुंह से कोई शब्द ना निकले। और ठीक यही हुआ वेदिका के साथ भी। वेदिका की शादी एक सौदा बनकर रह गई थी, और दूसरी तरफ उसके ससुराल वालों ने दूसरा रिश्ता देखकर और ज्यादा पैसे का लालच मिलने पर वेदिका की जिंदगी का सौदा भी कर डाला था। वेदिका की सास का कहना था कि पैसे तो अब इससे और मिलने वाले नहीं हैं, तो जितनी जल्दी हो सके इसकी जिंदगी का किनारा कैसे करना है ये तुम लोग अब समझ लो।
वेदिका ने एक दिन अपने ससुर को फोन पर किसी से ठीक वैसे ही बात करते हुए सुना जैसे वह उससे शादी से पहले करते थे। जैसे, बेटा तुमने खाना खा लिया, सुबह कितने बजे उठती हो, वगैरह। उसके मन में यह बात बार बार ठनक रही थी कि आखिर इस समय रात के 8 साढ़े 8 बजे किससे ये बातें कर रहे होंगे, क्योंकि भाभी तो इस समय किसी का फ़ोन नहीं उठाती हैं और वेदिका की कोई और छोटी बहन भी नहीं थी। लेकिन वेदिका को ये नहीं पता था कि ऋतुराज की दूसरी शादी भी उस लड़की के साथ केवल एक धोखा ही थी, क्योंकि उन्हें भी यह नहीं पता था कि वह पहले से शादीशुदा है। खैर, वेदिका को तो अभी ये भी नहीं पता था कि वेदिका की जिंदगी के साथ कुछ षड्यंत्र रचा जा रहा है, वो भी उसकी मौत का षड्यंत्र। वेदिका के पेट में जो बच्चा पल रहा था वह न तो ऋतुराज को प्यारा था और न ही उसके परिवार को चाहिए था। इसीलिए वह उसे अंदर ही मार कर उसी के साथ वेदिका को भी मार डालना चाहते थे। वेदिका के सास ससुर ने उसे प्रताड़ित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी और उसके पति ने भी उनका भरपूर साथ दिया था। वेदिका को 1.5 माह का समय हो चुका था, यह बात सभी जानते थे। जिस समय वेदिका को आराम चाहिए था, उसे अच्छा खाना और मन की शांति चाहिए थी, उस वक्त उसकी सास ने उसे जमीन पर बिठाकर कपड़े धुलवाए, वॉशिंग मशीन होने के बावजूद, और घर में पोछा लगवाया। और तो और उसके पति ने भी उसका कोई साथ नहीं दिया। अपनी माँ से ये कहने के बजाय कि उसे इस समय यह काम नहीं करना चाहिए, बजाय इसके उसने अपनी माँ के कहने पर बंद कमरे में रात को उसे बिस्तर पर रौंदा भी। दूसरी सुबह जब वेदिका की तबीयत बिगड़ी तो वह उसे डॉक्टर के पास तो ले गया। डॉक्टर ने इंजेक्शन लिखा, दवाइयाँ दी और आराम करने को कहा। वेदिका को घर पहुंचाकर वह दवा लेने के बहाने घर से चला गया। दवाइयाँ तो लाई गईं, लेकिन वह नहीं जो डॉक्टर ने लिखी थी, बल्कि वह जो उसे नहीं खानी चाहिए थी। वेदिका ने गलती यह कर दी कि उसने अपने पति पर तब भी भरोसा कर लिया जब नहीं करना चाहिए था, और दवाइयाँ भी खा ली। दवाई खाने के बाद उसे आराम मिलने के बजाय और दर्द होने लगा, तो उसके पति ने उसे वहीं छोड़कर चला गया। रात चढ़ती जा रही थी और वेदिका की तबीयत बिगड़ती ही जा रही थी। आखिरकार आधी रात के बाद वेदिका की तबीयत ज्यादा बिगड़ गई और वह दर्द से कराहने लगी। ऋतुराज और उसके परिवार वालों ने संवेदनहीनता की सारी हदें पार कर दी थी और अब उन्हें यह लगने लगा था कि अच्छा होगा कि वह मर जाएगी। वेदिका कमरे में अकेले दर्द से तड़प रही थी। उसे अंदाजा हो गया था कि वह अपना बच्चा खो चुकी है, लेकिन उसे लग रहा था कि हो सके उसे एक मौका मिल जाए उसे बचाने का। तब तक वह सवेरे का इंतजार करने लगी। यह सुबह थी जो सिर्फ वेदिका की जिंदगी में नहीं आनी थी। रात में ब्लीडिंग ज्यादा होने के बाद उसे काफी देर तक उल्टियां होने लगी और फिर दस्त भी। यह सब उन दवाओं का असर था जो उसे ऋतुराज ने ला कर दी थी। आखिरकार उल्टी दस्त और साथ ही साथ बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग की वजह से वेदिका की जिंदगी का अंत हो गया। यानी आपकी वेदिका आपको हमेशा के लिए छोड़कर चली गई। जब सुबह काफ़ी देर तक दरवाज़ा नहीं खुला तो सामने की ही किराए पर रहने वाली वंदना भाभी ने दरवाज़ा खटखटाया। चूंकि दरवाज़ा अंदर से बंद नहीं था, इसीलिए खटखटाने से अपने आप ही खुल गया और अंदर वेदिका को मरा हुआ देखकर उनकी चीख निकल गई। उन्होंने वेदिका के घर वालों को खबर दी। किसी को भी अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। वंदना ने खुद ही पुलिस को भी खबर दी और जब ऋतुराज और उनके परिवार वाले पहुंचे तो उन्होंने कहा, मार डाला तुम लोगों ने वेदिका को। तो उनका कहना था कि वेदिका की तबीयत पूरी रात खराब रही, मैं यहीं था, मैंने उसे दवा ला कर दी थी जो डॉक्टर ने लिखी थी। उसने बड़ी आसानी से कल का पर्चा दिखाकर लोगों को और पुलिस को यकीन दिलाया। पुलिस ने लाश देखकर पूछताछ शुरू की। काफी लोगों ने उसके खिलाफ बोला, लेकिन गवाही देने जाने के लिए कोई तैयार नहीं हुआ। उधर जब वेदिका के घर वाले पहुंचे तो उन्हें परिवार वालों ने झूठ बताया कि वेदिका को रात में बहुत उल्टी हुई थी। डॉक्टर ने भी जो दवा दी थी वही दी गई थी और वेदिका रात को ठीक थी।
फिर सुबह जैसे ही मैं थोड़ी देर पहले निकल कर गया था, आया तो देखा वो मर चुकी है। वंदना भाभी के कहने और परिवार वालों के कहने पर एफआईआर दर्ज तो हुई, लेकिन छानबीन के बाद ऋतुराज को छोड़ दिया गया, क्योंकि वेदिका के पेट में से दवाइयों के अंश तो मिले थे, लेकिन कौन सी ये कोई नहीं जानता था। वेदिका मर चुकी थी और अपने पीछे कई सवाल छोड़ गई थी, जिसका जवाब शायद किसी के पास नहीं था। वेदिका के ससुराल वालों ने जिस तरह वेदिका को मारा, उससे वेदिका के शरीर पर मारपीट का भी कोई निशान नहीं था। वेदिका की जिंदगी का सौदा दहेज के लिए उसकी मौत के रूप में किया गया, क्योंकि उन्हें पता था कि अब इससे कुछ और भी कहने का कोई फायदा नहीं होगा। वेदिका के घरवाले दहेज के रूप में अब कुछ नहीं देंगे। वेदिका को जानबूझकर वो दवाई दी गई जो उसे मौत के कगार तक पहुंचा सकती थी, और ऐसा ही हुआ। वेदिका अपनी शादी की सालगिरह भी नहीं मना पाई। उससे पहले ही उसे दहेज और लालच की वेदी पर चढ़ा दिया गया था, और उन्हें सबूतों की कमी के कारण इसलिए बरी कर दिया गया क्योंकि वेदिका के घर वाले यह साबित नहीं कर पाए कि शादी में और उसके बाद भी वो लोग ऋतुराज के परिवार को कुल 7 लाख रुपये कैश दे चुके थे। इतनी कीमत चुकाकर भी वो अपनी बेटी को नहीं बचा पाए। जिंदगी में यह सौदा सबसे महंगा साबित होता आया है। आखिर कौन सा कुआं था उस परिवार और इस ऋतुराज के अंदर, जिसने इतनी सुंदर पत्नी और साथ ही अपने होने वाले बच्चे की हत्या इस तरह कर दी। ऋतुराज के परिवार की शक्ल पर अलग ही जीत का संतोष साफ नजर आ रहा था जब वेदिका की लाश को जलाया गया। मेरे भारत में ये सौदा हर रोज तय होता है और लगन के दिनों में इसे पूरा किया जाता है। मेरा यह आशय कतई नहीं है कि सभी परिवार ऐसे ही होते हैं, लेकिन इस तरह के सौदे के बाद होने वाली हत्याओं का आंकड़ा डरावना जरूर है। वेदिका के घर वालों ने अपनी उस इकलौती बेटी को खो दिया, जिसकी शादी के लिए गए लोन की किश्त भी अभी पूरी नहीं हुई थी। क्या ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? क्या ऐसे लोग हमेशा कानून के सामने सबूतों के अभाव में बचते रहेंगे? क्या ऋतुराज का परिवार वेदिका के मरने के बाद किसी और को अपना शिकार बनाने में कामयाब होगा? इन सवालों के जवाब आखिर कौन देगा? दोस्तों, कहानी के बारे में अपने विचार कमेंट्स में बताएं और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक अच्छी सी कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।